अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5, उसका आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5। टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे याद रखना है, आप पहले मूवमेंट इनर्शिया की बात पहले पढ़ चुके हो। इनर्शिया हमारे पास किसी जिस्म की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो जिस्म को स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखने में हेल्प आउट करती है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आपने एक टर्म पढ़ी होगी फोर्स। ठीक है। और उसके साथ आपने एक और टर्म पढ़ी होगी मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स के अंदर आपने ये बात पढ़ी होगी कि आपका जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अंदर कैसे रिवॉल्व करती है। ये आपके पास मूवमेंट ऑफ फोर्स है। इसके बाद जी अब आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी इसी तरह से कि बॉडी को अगर एंगुलर मोशन मेंटेन रखवाने के लिए, एंगुलर यूनिफॉर्म मोशन रखवाने के मेंटेन करवाने के लिए जो आपके पास प्रॉपर्टी एंगुलर बॉडी जो है वो जो प्रॉपर्टी पोसेस करती है वो एंगुलर प्रॉपर्टी आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं डेफिनेशन करने से पहले एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपके जहन में बिठाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ये आपको टेंस टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। यानी जो आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ एंगुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए जो आपकी बॉडी एंगुलर बॉडी पोसेस करती है प्रॉपर्टी, उसको आप कहते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये होती है कि आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ mass and its perpendicular distance its square of यानी स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जब आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो उसके अंदर एक क्वांटिटी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए क्या कहेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हमने एक ओरिजिनल पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, ये ओरिजिन पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और ये आपके पास एक मैसलेस और फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग मौजूद है, फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग। अब यहाँ पे मैस एम मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पे मैस एम जो है वो थीटा एंगल बनाएगा और यहाँ से लेकर जो एम तक डिस्टेंस है इसको आप रेडियस कहोगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने ये कंसीडर करना है कि हमारे पास एक मैस एम है जो कि मैस एम अटैच किससे किया गया है, स्ट्रिंग से, अटैच टू मैसलेस स्प्रिंग है। और उस मैसलेस स्प्रिंग की जो बियरिंग है, ठीक है, बियरिंग आपके पास जहाँ से वो पकड़ के घुमाया जा रहा है स्प्रिंग, उसकी बियरिंग जो है वो आपके पास फ्रिक्शनलेस है अबाउट पिवट पॉइंट। यानी पिवट पॉइंट के गिर्द वो बड़ी आसानी से ऐसे घुमाया जा सकता है। इस पूरे ऑब्जेक्ट को पूरे आसानी के साथ इस तरह से घुमाया जा सकता है। ठीक है। अब इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म बनती है वो आपके पास ये बनती है, वो बनती है आई इज इक्वल टू, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकल जो फॉर्म इसकी बनती है वो बनती है एम आर स्क्वायर, जिसके अंदर एम जो है वो मैस है। ठीक है जी। और ये आर स्क्वायर जो है ये स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको आप पिवट पॉइंट भी कह सकते हो। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात होगी क्लियर। अब आपके पास जब ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करवाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई टेंजेंट फोर्स आप लगाओगे, यहाँ से एम के ऊपर एक टेंजेंट फोर्स लगाई, वो फोर्स जो है वो टेंजेंट लग रही है
आपके पास एक टेंजेंट फोर्स आपने अप्लाई की, ठीक है। जब टेंजेंट फोर्स अप्लाई की तो टेंजेंट फोर्स, क्योंकि रेडियस जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। अब जब रेडियस और फोर्स परपेंडिकुलर हैं और फोर्स भी टेंजेंट है, तो हमारे पास इस मैस एम के अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और टॉर्क क्या करेगा, वो इस एम को यहाँ से इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग रोटेट करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है जी। अब आपके पास चूंकि टॉर्क रोटेट होगा, तो हम इसलिए सबसे पहले इक्वेशन हमें देखना पड़ेगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को देखने के लिए हम सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। अब जो हमारे पास फोर्स है, वो फोर्स हमारे पास चूंकि टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, तो इसलिए वो एसोसिएट करेगी एक्सेलरेशन भी एक टेंजेंट, और जो टेंजेंट एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास सर्कुलर एक्सेलरेशन के इस फार्मूले के बराबर होता है, ए टॉ इज इक्वल टू आर एल्फा। जब ये वैल्यू बात बनेगी यहाँ पे, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इक्वेशन नंबर 1 कहोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, तो आपके पास पुट 2 इंटू 1, जब आप 2 को 1 में पुट करोगे तो आपके पास ही बन जाएगा F इज इक्वल टू एम। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, यहाँ पे आर अल्फा आ जाएगा। जब ये आर अल्फा आ गया है, तो अब आपने टॉर्क बनाना है, क्योंकि एंगुलर मोशन की आप बात कर रहे हो, तो टॉर्क बनाने के लिए दोनों साइड्स को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आर एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा मल्टीप्लाई बाय आर। अब आपने याद रखना है, ये जो आर एफ है ये असल में इसके इक्वल था, आर एफ साइन ऑफ थीटा के, और साइन थीटा हमारे पास कितना है 90। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टेंजेंट, ये रेडियस है, ये आपके पास टेंजेंट है, और रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ 90 का एंगल बेटा पुट करेंगे, तो 90 का एंगल पुट करने से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आर एफ बन जाएगी। अब यहाँ पे आप टॉर्क लिख सकते हो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हो जाएगी, एम के साथ आर स्क्वायर करेगा और ये अल्फा आ जाएगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अभी आपने परेशान नहीं होना कि एम आर स्क्वायर कैसे आई हमारे पास एम आर स्क्वायर के बराबर आता है, तो ये एक प्रॉपर जो है डेरिवेशन है जो बीएससी लेवल के ऊपर कराई जाती है, इसलिए आपको उसमें हमने नहीं डाला झंझट में। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपने इसको कैसे याद रखना है। तो इसका मतलब है टॉ जो है हमारे पास वो बन जाएगा आई अल्फा के। अब आपने ना दो तरफ आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है। ये टॉ हमारे पास आई अल्फा है, हमारे पास एक तरफ लिख लो एफ इजिकल टू एम में, एक तरफ लिख लो टॉ आई अल्फा। अब ये हमारे पास सबसे पहली बात, ये फोर्स है, ठीक है, एफ फोर्स है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स है, यानी सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट ऑफ फोर्स है, यानी जो फोर्स घुमाने में काम आ रही है। दूसरी बात कि आपने यहाँ पे एफ को रिप्लेस किया है, एफ रिप्लेस हो गया है टॉ के साथ ये, और एम रिप्लेस हो गया है किसके साथ, आई के साथ ये, ठीक है। और आपके पास जो अल्फ़ा है, ए है, वो रिप्लेस हो गया है अल्फ़ा के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने, अगर आप इक्वेशन देखो एफ फिजिकल टू एम में, तो एफ फिजिकल टू एम में को दोबारा से एक दफ़ा लिख के देखते हैं, और दूसरी तरफ लिखते हैं आई इजिकल टू एम आर स्क्वायर, जो कि टॉर्क वाली एक्सप्रेशन को बना देगी एम आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर, ठीक है, लीनियर मोशन के अंदर रोल हमारे पास, जो रोल एम प्ले करता था वही रोल हमारे पास एंगुलर मोशन के अंदर हमारे पास आई प्ले करता है। यानी हमारे पास हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एंगुलर एनालॉगस टू मैस, ठीक है। जो मैस लीनियर के अंदर कॉन्सेप्ट था मैस का, वही कॉन्सेप्ट आपके पास एंगुलर के केस के अंदर एम आई जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। अब बॉडी को सर्कुलर पाथ, आई की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताई है कि ये आपकी बॉडी को सर्कुलर मोशन जो है वो रिपीट करने में, सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। यहाँ तक हमारे पास सवाल का एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा ये है कि सवाल के अंदर वो पूछ सकता है कि आपके पास ये टॉर्क ऑन रेज्ड बॉडी या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेज्ड बॉडी, दोनों तरह से सवाल आ सकता है। टॉर्क ऑन रेज्ड बॉडी तो आपको पता है ये चैप्टर नंबर 3 वाला सवाल है, ये नहीं आएगा।
ये आपके पास ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेज्ड बॉडी। ठीक है, अब रेज्ड बॉडी क्या होती है? रेज्ड बॉडी हमारे पास इस तरह की बेटा बॉडी होती है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है, जिसके अंदर तोड़ फोड़ जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। और इसका मतलब है जो रेज्ड बॉडी होगी वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो कोई रियल बॉडी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, और वो ऐसा केस है कि जो सिर्फ आइडियल है। अब इसका मतलब है कि हमने एक रेज्ड बॉडी कंसीडर कर ली, ये हमारे पास लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रेज्ड बॉडी है, ये आपके पास उस रेज्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मैस है, यानी सारा मैस, सेंटर ऑफ मैस का मतलब होता है जहाँ सारा मैस लाई कर रहा होता है। रेज्ड बॉडी के अंदर हमने मैसेज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है, इससे लेकर m1 तक जो डिस्टेंस है उसको r1 कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लेकर जो इधर से लेकर m2 तक मैस है उसको हम r2 कह लेते हैं डिस्टेंस, जो m2 तक डिस्टेंस है। इधर हमारे पास m3 है तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको r3 कह लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे हम कह लेते हैं कि mn मैस है, वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको rn कह लेते हैं। इसको अगर एक्सटेंड करें तो हमारे पास पिवट पॉइंट के ऊपर एक एंगल बन रहा है, पिवट पॉइंट के साथ एक एंगल बन रहा है और वो एंगल हमारे पास थीटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो मैसेज हैं, मैस कन्फिग्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, नो यूनिफॉर्म मैस कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ मैस नहीं पड़ी हुई, नो यूनिफॉर्म कन्फिग्रेशन। ठीक है, एक मैस जो है वो कन्फिग्रेशन, उसका मतलब है कि मैस जो है यूनिफॉर्म नहीं है। अब उसका जो सेंटर के साथ डिस्टेंस है, जो सेंटर से हमारे पास उसका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे सेंटर से जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। r1 का डिस्टेंस और है, r2 वाले मैस का डिस्टेंस और है, इस तरह से सारे मैसेज का डिस्टेंस और है। तो हमने टॉर्क टोटल कैसे निकालना है, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का यहाँ पर रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क फॉर मैस m1, टॉर्क फॉर मैस m1 आ गया। m1 के लिए जो टॉर्क होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा टॉ इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर अल्फा। अब देखो कि हमारे पास क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन रेज्ड बॉडी है, ठीक है, रेज्ड बॉडी है, और दूसरी बात कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन है, तो जो हमारे पास अल्फ़ा 1 है, जो अल्फ़ा 2 है, जो अल्फ़ा 3 है, वो सारे के सारे अल्फ़ा के बराबर होंगे। यानी हमारे पास बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोशन, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल हुआ करते हैं, यानी बराबर हुआ करते हैं, पैरेलल नहीं बराबर हुआ करते हैं। इसलिए हमारे पास टॉर्क ऑन मैस m2 को रोटेट करने के लिए जो हमारे पास टॉर्क होगा वो T2 होगा, यहाँ पे T1 है, ये उनकी इक्वल आ जाएगा m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरह से n के लिए अगर लिखो टॉर्क ऑन मैस mn, तो ये हमारे पास बन जाएगा टॉ n विच इज़ इक्वल टू mn rn का अल्फ़ा। ठीक है, अब आपके पास टोटल टॉर्क कितना होगा? टोटल टॉर्क हमारे पास होगा टॉ टोटल इज इक्वल टू टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 एंड सो ऑन टॉ n। यहाँ पे जब देखोगे इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या होगा? ये आपके पास इक्वेशन जब इकट्ठी करोगे तो अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो सब के लिए सेम है, तो यहाँ पे बन जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको सम अप अगर करते हैं तो सम अप करने के बाद यहीं पे कर देता हूँ, सम अप करेंगे तो ये समीशन i इज़ इक्वल टू 1 to n हो जाएगी, और i to n होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे आएगा mi ri का स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क है रिजिड बॉडी के अंदर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो बिल्कुल वही अमाउंट दे रहा है जो आपने स्टार्ट में इंडिविजुअल के लिए निकाली है। तो इसका मतलब है कि टॉर्क जो टोटल आएगा वो आपके पास आएगा आई अल्फ़ा 1 n, ये mi ri का स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू टॉ आई अल्फ़ा। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल
सम ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स है, ठीक है, ये सम ऑफ इंडिविजुअल्स है। इसका मतलब है आई जो टोटल है वो भी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा I1 के लिए, जो पहले मैथ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो दूसरे के लिए है, जो इसी तरह से हमारे पास IN तक है, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक था। इसका मतलब है कि हमने सीखा क्या है इस टॉपिक के अंदर, कि रिजिड बॉडी के केस के अंदर जो हमने एक्चुअली इस पूरे टॉपिक के अंदर एक चीज़ देखी है कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस किस तरह की बॉडी के लिए, हमने अभी तक एक रेज्ड बॉडी ली है। उसके बाद अगर एक रॉड की बात करते हो तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए होती है 1/12 mr²। इस तरह से आप स्फीयर के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हो तो ये होती है 2/5 mr²। अब आपने जो असाइनमेंट है आपकी वो हॉलो, ठीक है, और दूसरी मेरे ख्याल में डिस्क है, तो उसके लिए आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेना है। ओके, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये 4 चीज़ें लिखी हैं, ये MCQs हैं। इसके अलावा ऊपर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपसे वो पूछ सकता है कि इसको बढ़ा के टॉर्क कितना हो सकता है, उसको बढ़ा के टॉर्क कितना हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। इस तरह मेरे ख्याल में आज के लिए हमारे पास काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले एंगुलर मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह।